हेलो, वेलकम बैक। आइए और अपने इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इकोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है इकोसिस्टम। चर्चा इस पर कर रहे हैं, इकोसिस्टम। द टर्म वाज गिवन बाय A.G. Tinsley. The name of scientist who gave the term ecosystem is A.G. Tinsley. मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम जो होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ abiotic components and biotic components. Ecosystem is formed by ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़। कम्युनिटी का जो समूह होता है, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पहले लेक्चर में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि एटम होता है, फिर सिंपल मॉलिक्यूल होता है, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, इसके बाद फिर सेल आती है, सेल के बाद टिश्यू होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गेन होता है, ऑर्गेन के बाद ऑर्गेन सिस्टम होता है, ऑर्गेन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी होती है और कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम होता है। तो इस प्रकार से इकोसिस्टम बहुत देर में आता है। तो इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी है किससे इंटरेक्ट कर रही, चूँकि इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इंटरेक्शन तो देखेंगे ही। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ बायोटिक्स कंपोनेंट का आपस में जो इंटरेक्शन है, ये जो फंक्शनल एस्पेक्ट है इकोलॉजी का, इसको हम इकोसिस्टम में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो इकोसिस्टम जो होता है, अंडर इकोसिस्टम we study the functional aspect of ecology. किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस जो है और उसका फंक्शनल सिस्टम हम देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके अपनी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि वो वातावरण में पूरी तरीके से विद फुल कंफर्ट एग्जिस्ट करता हो, कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसे ना हो, तब उसको क्या बोलेंगे कि वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि अपने अस्तित्व को बनाए रख रहा है, अच्छे से वातावरण में रह रहा है। अब पता लगे कि किसी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म इस दुनिया से ही चला जाए, तो हम कहेंगे कि वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो सस्टेन करने का मतलब ये हो गया कि वो बदलते एटमॉस्फेयर में भी संघर्ष करके और सबसे आगे निकल गया और एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके पड़ोसी ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होगा और प्लस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा। इसीलिए हम इसे फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये जो इकोसिस्टम होता है, ये कई प्रकार का इकोसिस्टम होता है। ये हैबिटेट पर डिपेंड करता है और उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है जो वहाँ रहता है। इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो कितने प्रकार का टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इसमें हमने आपको शुरू में ही बताया था कि दो तरीके का, एक तो इनलैंड होता है
जिसमें पॉन्ड होता है, लेक्स होती हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, झरने, कैनाल्स होते हैं। इन सब में मीठा जल होता है, फ्रेश वाटर होता है। इनलैंड मतलब फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। दूसरा कौन होता है? मैरीन वाटर इकोसिस्टम होता है। अब इसमें कौन बनते हैं? ओपन सी होता है, एस्चुरीज होती हैं, और कौन होता है? लैगून्स होते हैं। इन सब में मैरीन वाटर का कलेक्शन होता है। और जो इनलैंड सिस्टम होता है, इसमें पॉन्ड, लेक्स, स्प्रिंग्स ये सब आते हैं, ये फ्रेश वाटर होते हैं, रिजर्वायर्स। लेकिन ध्यान रहे कि जो मैरीन वाटर रिजर्वायर है, ये वातावरण में क्या नाम है, हमारे जो है धरती पर ये सबसे ज़्यादा है, जो सी वाटर है। 3/4 भाग ढकता है, आपको पता है। अब दूसरी बात अगर हम करें तो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब अगर हम इसमें बात करें तो जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम है, सिंगल ट्री का इकोसिस्टम है, एक ही पेड़ का इकोसिस्टम, जंगल का इकोसिस्टम, घास के मैदान का इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएंगे। इसके अतिरिक्त मैन मेड एक्वेरियम होते हैं, वाटर पार्क होते हैं, जू होते हैं, बोटेनिकल गार्डन होते हैं, ये सब होते हैं। ये सभी मैन मेड होते हैं। एक्वेरियम है आपके ड्राइंग रूम में बना हुआ, वो भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है। वाटर पार्क बनते हैं, जू बनते हैं, बोटेनिकल गार्डन बनता है, ये सारे जो हैं ये सब के सब इकोसिस्टम हैं। ये मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, इनको नेचुरल इकोसिस्टम नहीं कहा जाता। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो होते हैं पैरासाइटिक फूड चेन होती है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। बेसिकली यही दोनों होते हैं। ठीक है। कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं उनकी भी लिस्ट बना लें, फिर आगे पढ़ें इसका फंक्शनल एस्पेक्ट। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करें इस तरह से ये जो लिस्ट यहाँ पर बनी है, ये वाटर, सॉयल, डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड टेम्परेचर, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। अब बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें अगर, बायोटिक कंपोनेंट्स
प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, एंड टॉप पे जो बैठा होता है उसको हम डीकंपोजर बोलते हैं। ये सभी जो है बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोड्यूसर, इसके अतिरिक्त प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऑर्डर के कंज्यूमर्स और लास्ट में डीकंपोजर्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ रिलेशनशिप होता है और इनका ये जो रिलेशनशिप होता है ये फंक्शनल एस्पेक्ट होता है किसी इकोलॉजिकल सिस्टम का। इसीलिए हम इकोसिस्टम में इकोलॉजी का फंक्शनल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। ये आप समझ गए होंगे। इस पूरे चैप्टर को हम 4 डिफरेंट हेडिंग में अध्ययन करेंगे। ये जो कंप्लीट चैप्टर है दिस विल बी डिस्कस्ड अंडर 4 मेजर हेडिंग्स, और ये जो 4 मेजर हेडिंग्स हैं इनकी लिस्टिंग आप देख लीजिए कौन कौन है ये। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है एनर्जी फ्लो, तीसरा है डिकम्पोजिशन, और चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसी 4 हेडिंग में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। ये 4 हैं, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इन्हीं 4 डिफरेंट हेडिंग्स में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फुल डिस्कशन करते हुए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। जब भी हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, आपको पता है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये 2 कैटेगरी में आ रहे हैं। एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप इन्हीं से है। हैव द पिगमेंट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड। विशेष प्रकार के पिगमेंट फिक्सर्स होते हैं। ये CO2 का फिक्सेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, केमोसिंथेसिस करते हैं, किसी भी तरीके से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इसमें कई आते हैं। इसमें आते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, और दूसरे होते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं यूज सनलाइट फॉर फिक्सेशन, सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और दूसरे होते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं
जो किसी भी केमिकल को ऑक्सीडाइज करके उसकी एनर्जी रिलीज़ करते हैं और इस एनर्जी का उपयोग करके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कार्बन का, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। ये सारी बात हम आपको फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। जो दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में क्या होता है, इसमें तमाम तरीके की कैटेगरी होती है। पैरासाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोजोइक होते हैं, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये तमाम इस तरह के जो है ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन नहीं बना पाते, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर इन सभी को एक साथ हम यहाँ पर कंज्यूमर कह रहे हैं। इन सभी को एक साथ हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं। मतलब कि भोजन के निर्माता ये हैं और भोजन का उपयोग करने वाले ये हैं। ये अपना भोजन नहीं बना पाते, इसलिए फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, इनको बेसिकली हम दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए। दोज दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, and those that cannot synthesize their food collectively come under the category of consumers, and these consumers have been graded according to their trophic level. The trophic level 1 primary consumer, trophic level 2 secondary consumer, and 3 tertiary consumer, and finally these are died and decomposed by the decomposers. तो इस प्रकार से ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन एटमॉस्फेयर से शुगर के रूप में कर लेते हैं, इसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो नाउ कम एंड डिफाइन व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोडक्टिविटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द autotrophs, and is defined as the synthesis of sugar, स्टार्च बोलेंगे यहां पर, इन the process of photosynthesis, or the chemosynthesis. ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं कैसे, कि वो कितना एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, किस रूप में, स्टार्च या शुगर के रूप में उसका फिक्सेशन कितना कर लेता है, ये क्या कहलाता है, इट इज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम। हमेशा ध्यान रहे कि प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की नहीं होती, प्रोडक्टिविटी उस इकोसिस्टम की होती है, क्योंकि वहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी है। अर्थात जो प्रोड्यूसर्स हैं कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है प्रोड्यूसर्स, लेकिन इसमें अलग अलग वैरायटी के होते हैं। इनमें कुछ फोटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ केमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो इसलिए हम इकट्ठे ये नहीं कहेंगे, तो इसलिए इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी निकालिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोडक्टिविटी किसी प्लांट की होती है या फिर उस इकोसिस्टम की, तो हम बोलेंगे कि इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है, इट इज़ नॉट ऑफ एनी इंडिविजुअल प्लांट। हमेशा ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। और इसको मीजर कैसे करते हैं, हाउ द प्रोडक्टिविटी इज मीजर्ड, अगर हम एक ग्रीन प्लांट की बात करें, ये एक ग्रीन प्लांट की अगर हम बात करें, सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, it is absorbed by the plant, it is converted to
केमिकल एनर्जी। किस रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और फिर इसके बाद इसका ट्रांसमिटेंस शुरू होता है। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर, ये होता है। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर। अब आपको मालूम है कि शुरुआत में जब आप आम का एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो साइज़ कितनी होती है उसकी? बहुत छोटा होता है, 1 फीट का मैक्सिमम होगा, 2 फीट का होगा। लेकिन जब वो पूरी तरीके से ग्रोथ कर लेता है तो एक विशालकाय वृक्ष का रूप ले लेता है और उसका वजन भी टन में हो जाता है। अभी वजन कितना था? ग्राम में था। अब इसका वजन कितना हो गया? टन में हो गया। तो निश्चित रूप से इसके अंदर बायोमास बिल्डअप हुआ है। जो बायोमास बिल्डअप हुआ है इसकी कई बातें हैं। बायोमास प्राइमरी लेवल पर जो बिल्डअप हुआ है या बायोमास सेकेंडरी लेवल पर बिल्डअप हुआ है। अगर बायोमास सेकेंडरी लेवल पर बिल्डअप हुआ है तो हम इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, और अगर बायोमास प्राइमरी लेवल पर हुआ है तो इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज़ ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हम इस प्लांट के द्वारा फिक्स किए गए एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर फिक्स होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या बनाएगा? वो शुगर बिल्डअप करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इंक्रीज इन द बायोमास ड्यू टू फोटोसिंथेसिस measured weight in, आप ग्राम में ले लीजिए, किलोग्राम में लीजिए, क्विंटल में लीजिए, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये है। हम इस प्रकार से इसको मेजर करते हैं प्रोडक्टिविटी को। किसी भी प्लांट की बायोमास में जो वजन आ रहा है, कितना उसका वजन बढ़ा है पर मीटर स्क्वायर एरिया में और पर ईयर, प्रतिवर्ष। तो ये मेजरमेंट होता है। आप यहाँ पर टाइम को एक निश्चित कर सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, इस प्रकार फिक्स कर सकते हैं। और जो सरफेस एरिया होती है वो मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। दिस वन इज द सरफेस एरिया। क्या है ये सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में है। तो कह रहे हैं कि साहब जो वेट इन ग्राम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी पर ईयर, ये जो उसके मास में जो वजन होता है इट इज़ कंसीडर्ड एज द प्राइमरी एज द प्रोडक्टिविटी, इसको हम बोलेंगे। अब प्रोडक्टिविटी के भी यहाँ पर क्या माने लगाए जाते हैं? प्लांट के वेट में जो वजन बढ़ता है वो क्यों होता है? इसलिए क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज होता है। अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, ये जो प्रोडक्टिविटी है it is basically of 2 type. Primary productivity, अब इसमें 2 है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक को बोलते हैं जीपीपी, दूसरे को बोलते हैं एनपीपी, और तीसरा यहां पर होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इस तरह से प्रोडक्टिविटी इतने प्रकार की होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का हमारा ये लेक्चर आगे अगले लेक्चर तक कंटिन्यू रहेगा। इस वास्ते हम अपने अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि प्रोडक्टिविटी जो होती है प्लांट्स की, ये क्या क्या है और किस तरीके से मेजर की जा रही है। इन सब के बारे में बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। प्रोडक्टिविटी पूरा करेंगे, फिर आपको एनर्जी फ्लो समझाएंगे क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स हम आपको बताएंगे कि एनर्जी के फ्लो में जो थर्मोडायनेमिक रूल्स हैं वो कैसे फॉलो होते हैं। इसके बाद डिकम्पोजिशन की बात करेंगे और ढेर सारी बात करेंगे। 2-3 लेक्चर लगेगा इस चैप्टर में। ठीक है, पहले वाले चैप्टर की तरह नहीं, इतना बड़ा नहीं है, तो इसको जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर भी इतना नहीं कि आपको जल्दी से पढ़ा दे,
तमाम बातें, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इकोलॉजी में, इसलिए इस पर बने रहना ज़रूरी है, फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।